नमस्कार मित्रों, मैं श्रवणराज आप सभी को आपके अपने यूजीसी नेट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि आज हम लोग की कक्षा होने वाली है आईसीटी का। आईसीटी की 14वीं कक्षा है। आईसीटी इन द सेंस कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। आपको पता है कि पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट नंबर 8 होता है आईसीटी के रिगार्डिंग। हम लोग मिशन जेआरएफ को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ाई को जारी रखते हैं। आपको पता है इससे पहले हम लोगों ने यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच के अंतर्गत आप जहां जाते हैं प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 7 तक पूर्णतः कंप्लीट आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस किया गया है यही इस वो प्लेलिस्ट है जिसके अंतर्गत आपको 10 यूनिट का संग्रह मिल जाएगा। साथ ही आप चाहते हैं कि अलग अलग यूनिट वाइज क्लास करना, तो अलग अलग यूनिट वाइज भी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट वाइज क्लास भी अगर आपको है तो वो भी कर सकते हैं। साथ में एक जगह अगर चाहते हैं तो वो भी क्लासेस आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात की हमारे आप जब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको कोर्सेस और प्लेलिस्ट में दिखेगा, डिफरेंट क्लास तरह की क्लासेस दिखेगी, कोर्सेज दिखेगा, जिसके अंतर्गत खासतौर पे मैंने शुरुआत किया है दिसंबर 2025 के लिए लास्ट 60 डेज जेआरएफ बैच को। लास्ट 60 डेज जेआरएफ बैच का मतलब ये है कि 60 दिनों के अंदर जेआरएफ की पॉसिबिलिटी को मैंने ध्यान में रख करके बनाया है, ये कोर्सेज डिजाइन किया गया है। ठीक है। इसमें तमाम पेपर 1 और पेपर 2 की आपको तमाम क्लासेज इसमें आपको नजर आएगी। दूसरी बात, क्रैश कोर्स भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट है, वो बिगिनर स्टूडेंट इस बार दे रहा है बस यूं ही अपियरिंग के तौर पे, फाइनल एग्जाम नेक्स्ट जून में या दिसंबर में देने वाला है, उसके लिए 0 टू हीरो बैच है। लेकिन उसके लिए सबसे महत्ता की बात क्या है कि वो पेपर 1 को बहुत अच्छे से तैयार कर सकता है, जिसमें 45 प्लस लेक्चर से उसको 45 प्लस मार्क्स लाने की गारंटी उसको मिल जाएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से कुल मिला के काम होता है। चलिए मैं 1 मिनट के लिए एक फ़ोन पिक कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अगर बिगिनर स्टूडेंट के भी है। दूसरी बात, शुक्ल बैच का मतलब ये है कि हिंदी, जिसका भी विषय हिंदी है यूजीसी नेट के अंतर्गत, वो हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ता है उसको। इसीलिए मैंने क्या किया है, शुक्ल बैच को डिजाइन किया है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए। तो जो भी स्टूडेंट है, अगर आपका विषय संस्कृत है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, अगर कोई भी विषय आपका है, पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी होता है। दूसरी बात, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे विषय के लोग हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बना सकते हैं। मैं साथ ही आपको पिछले कक्षा का रिकैप दिलवा देता हूं कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्या किया था। आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आपके सामने दिख भी रहा होगा कि खासतौर पे उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले क्या क्या हुई है, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में। तो डिजिटल इनिशिएटिव के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि डिजिटल रिवॉल्यूशन यानी डिजिटल क्रांति की बात आती है। तो डिजिटल क्रांति में भारत सरकार की कई सारे पहले थी, स्वयं प्रभा है, राष्ट्रीय डिपॉजिटरी जो अकादमिक राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी यानी नैड के बारे में बात हो रही है, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। दूसरा आता है कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा था कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की में जो मुख्य उद्देश्य था, उस मुख्य उद्देश्य के लिए क्या क्या काम किया गया है आपके सामने स्वयं दिख रहा है, और दूसरा स्वयं प्रभा दिख रहा है। आज इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखने वाले हैं कि आगे जो भी कई सारे डेवलपमेंट है, वो इस डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है। चलते हैं अपने क्लास की ओर। आपको मैंने जो महत्वपूर्ण कुछ बातें बता ही दिया है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। आपको पता है पूर्व की भांति ही मैं क्या करता हूँ, अपने वीडियो को हटा देता हूँ जिससे कि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत हो, किसी प्रकार का आपको शैडो नहीं बनना चाहिए। ठीक है। चलते हैं आगे क्लास की ओर। जब आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हम करेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी से करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक जिसको नैड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैड बोलते हैं, नेशनल एकेडमिक और डिपॉजिटरी बोलते हैं। ठीक है। अब इसको दिखाते हैं हम आपको कैसी तरीके से आपके सामने चीज़ें आएगा। सो खासकर राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी योजना अभी शुरू की गई थी। ये एक डिजिटल बैंक है। क्या है, एक प्रकार का डिजिटल बैंक है। एक डिजिटल बैंक है जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों द्वारा खास करके शैक्षिक डिग्री प्रमाण पत्र और देश भर में उच्चतर
शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको पता है। खासकर डिग्री के लिए, शैक्षिक डिग्री के लिए, प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है, डिप्लोमा के लिए, ठीक है। ये इसमें काम आता है। इसमें इन प्रमाण पत्रों को खोने का भी डर नहीं होगा। खासकर क्या है, प्रमाण पत्र खोने का डर खत्म, पत्र खोने का डर समाप्त, ये भी आपको पता है। इस डिपॉजिटरी के उपयोग से छात्रों और प्रमाण पत्र धारकों के साथ शैक्षिक संस्थानों या भावी नियोक्ताओं के लिए किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के सत्यापन, जैसे मान लो कि आपका क्या है, कई सारे, अगर मान लो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट चढ़ गया है, तो क्या होगा कि अगर किसी भी संस्थान में अगर आपका नौकरी लगती है या किसी गवर्नमेंट के PSUs में भी लगता है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपसे वो क्या करेगा, ID मांग लेगा और वहाँ से क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेगा। किसी प्रकार का सत्यापन की समस्या नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको पता है ये MHRD मंत्रालय जो खासकर ये जो इसके पीछे रीजन था, ये HRD मंत्रालय, जिसको MHRD बोलते हैं ना, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मंत्रालय की फर्जी डिग्री और विश्वविद्यालयों के बारे में बढ़ती चिंताओं को हल करने की उम्मीद की थी। ठीक है, इस प्रकार कर्मचारी को शैक्षिक संस्थान और छात्रों को क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। फर्जी डिग्री और संस्थानों से निजात के लिए था, के लिए। ठीक है, ये आपको पता हो क्या। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है, आपको पता ही है। एक प्रकार का क्या है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है। ऑनलाइन लाइब्रेरी है, यह देश में किसी को भी 70 लाख से ज़्यादा किताबों तक पहुंच में मदद करेगा। किसी को भी 70 लाख किताबों तक पहुंच करेगा, किताबों तक पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में किताबें स्कैन करके अपलोड की गई है, आपको पता है। इसमें क्या किया गया, किताब स्कैन करके अपलोड कर दिया गया। यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है, याद रखना है। इसमें काफ़ी उपयोगी और मनोरंजक किताबें पढ़ी जा सकेगी। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी क्या है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है। ये बात आपको यहाँ स्वयं और स्वयं प्रभा के अलावा कुछ और भी पहले का आपको चीज़ें बताया दिया जाता है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ICT के माध्यम से, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ICT के माध्यम से, ठीक है। खासकर क्या है, ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ये समझिए, केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ठीक है। इसका प्रयोजन क्या किया गया था, जो सकल नामांकन दर था, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उसमें 5% की वृद्धि कर रहा है इसमें। इसका प्रयोजन क्या था, GER में 5% की वृद्धि। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये कनेक्टिविटी मेन, इसका जो उपयोगिता की बात करेंगे तो मेन था कि इसका कंटेंट कैसे निर्माण होगा, दूसरा कनेक्टिविटी उपलब्ध कैसे होगा। दो चीज पर फोकस था, एक तो था कनेक्टिविटी को लेकर के, कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना, और दूसरा क्या था, कंटेंट का निर्माण।
ठीक है, कंटेंट का निर्माण। अब कहता है डिजिटल विभाजन की बात आती है, आपने सुना होगा डिजिटल डिवाइड के बारे में। तो डिजिटल डिवाइड जो है शहरी और ग्रामीण अध्यापक या शिक्षकों के बीच कौशल को अंतर को कम करना भी इसका उद्देश्य रहा, डिजिटल डिवाइड को कम करना। डिजिटल डिवाइड को क्या करना है, कम करना है। आपको पता है, ये लर्निंग के लिए समुचित व्यवस्था आपको देगा, आभासी प्रयोगशाला देगा, ऑनलाइन सत्यापन भी करेगा, सारा चीज़ कर लेगा। ठीक है, एडुसेट या इसमें क्या था, एडुसेट एजुकेशन सैटेलाइट आपको पता है, एडुसेट और D2H डायरेक्ट टू होम। ठीक है, डायरेक्ट टू होम का उपयोग करना है इसमें। आपके लिए क्या हो गया, कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के ICT के माध्यम से कैसे करेंगे, इन चीज़ों के बारे में आपने जानकारी ले लिया है। अब देखते हैं नेशनल प्रोग्राम जो है ना ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये वो हर स्कीम्स को मैं आपको बता देता हूँ, जिसके माध्यम से अगर कभी भी क्वेश्चन बनता है तो आप क्या क्या करें उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग। ठीक है, NPTEL। ठीक है, अब जब देखेंगे NPTEL के बारे में, तो NPTEL के बारे में ये कहता है कि ये खास तौर पे 7 जो है ना IITs, जैसे IIT में बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की और गुवाहाटी। दूसरा जो IISc बेंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यानी आप इसको कहते हैं, शुरुआत की बात करें 7 IITs, IISc बेंगलुरु, ठीक है, के द्वारा क्या किया गया था, ये परियोजना को, प्रोजेक्ट को बनाया गया था। ये भारत सरकार के MHRD द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, आपको पता ही है, साथ में MHRD के द्वारा वित्त पोषित होता है। ठीक है, और सभी के लिए मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी आधारित लर्निंग को विकसित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए काम किया गया था। ठीक है, अब वर्तमान में खासतौर पर 940 से अधिक पाठ्यक्रम वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। वर्तमान की बात करेंगे, 940 जो है ना, 940 से अधिक प्लस जो है क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उपलब्ध है आपको वेब पोर्टल पे उपलब्ध है। ये सब बात आपको जानकारी है। दूसरी बात आती है कि अगर मान लिया जाए कि आप इसका जो वेब पोर्टल पे देखने के लिए अगर आपको जाना पड़ता है, तो आप जानते हैं HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपको पता ही है इस सब चीज़ के बारे में। ठीक है, HTTP NPTEL.ac.in। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। अब जब बात करेंगे पाठ्यक्रम के अंदर बहुत सारा वैकल्पिक चीज़ें होता है जो आपको दी जाती है, IIT के प्रमाण पत्र भी आपको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। NPTEL से रिलेटेड छात्रवृत्ति भी मिल जाएगा आपको, स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है, छात्रवृत्ति की भी सुविधा। ठीक है, IIT से रिलेटेड जानकारी भी काफ़ी चीज़ों को मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ई-शोध सिंधु। क्या है? ई-शोध सिंधु। ठीक है, अब ई-शोध सिंधु जो है पहल के माध्यम से, आपको मैं बताऊं कि ये क्या है। ई-शोध सिंधु पहल के माध्यम से 15,000 प्लस, इस पहल के माध्यम से 15,000 से अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, आप जानते होंगे जर्नल, और जो ई पुस्तकें हैं, ई बुक्स जिसको कहते हैं, ई पुस्तकें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराई जाती है। ई पुस्तकें खास करके सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं
संस्थानों को उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। दूसरा कहता है कि संस्था का जो निर्माण है एमएचआरडी के 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर किया गया था। निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण में 3 संस्थान इसमें मिला हुआ था। पहला तो जानते हैं यूजीसी नेट जो है, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम है। उसके बाद दूसरा था जो नेशनल लाइब्रेरी ऑन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट है, जिसको बोलते हैं एनलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनलिस्ट बोलते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ था ये था इंडसेट AICTE। ठीक है, आपको पता ही होगा AICTE के बारे में। खासकर यह डिजिटल विधि द्वारा उनका उपयोग जो है दुनिया में सबसे अच्छे शिक्षा संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देता है। योजना को जो है ना लागू करने की सबसे पहले गुजरात में लागू किया गया था। खैर ये बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ नहीं है, ज़रूरी ये है कि किस प्रकार का काम करता है, निर्माण कौन किया था। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो वर्चुअल या आभासी लैब्स की बात आ रही है, जो क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको। वर्चुअल या आभासी लैब्स, वर्चुअल लैब्स के बारे में बात हो रही है। ये क्या होता है आभासी लैब्स? लैब और उनके कुछ परिष्कृत जो उपकरण होता है प्रयोग भौतिक दूरी, वित्त और अन्य संसाधनों की कमी के कारण अधूरा रह जाता है। ये बात आपको पता ही है। तो ये वेब आधारित जो है ना, वेब आधारित और वीडियो आधारित वेब आधारित या वीडियो आधारित जो है पाठ्यक्रम कुछ सीमा तक अच्छे शिक्षा की कमी को पूरा करते हैं। आपको पता ही है, दोनों जगह काम करता है। खासकर दूरस्थ प्रयोग के माध्यम से बुनियादी और उन्नत जो अवधारणा को अधिगम भी करवाते हैं। इंटरनेट आधारित प्रयोग को बढ़ावा देना, इंटरनेट आधारित उपयोग को बढ़ावा देना, ये पता है। ठीक है, इसे कुशल प्रयोग को प्रोत्साहित करने के समय के अलावा समय की भी बचत हो जाती है। समय की मतलब तो लैब्स प्लस दोनों हो गया, लैब्स में प्रयोग प्लस समय की बचत दोनों हो जाती है कुल मिलाकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता होगा 2024 का हम लोगों ने पेपर किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था ई यंत्र का। क्या आया था? ई यंत्र का। कहेंगे सर ये क्या होता है, ई यंत्र क्या होता है? इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। सबसे पहली बात तो जानते हैं ये पहल किसकी है, इनिशिएटिव किसकी है? ये पहल है NMEICT। ये NMEICT का पहल है, जिसका नाम ही दिया गया था क्या, जिसका नाम ई यंत्र रखा गया। क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा गया ई यंत्र रखा गया। यहाँ पर रोबोटिक्स का प्रयोग छात्रों की इंजीनियरिंग के लिए रोबोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। रोबोटिक्स का प्रयोग जो है छात्रों की इंजीनियरिंग के लिए, छात्रों की इंजीनियरिंग शिक्षा में प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। शिक्षा में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए किया गया था। बात क्लियर समझ में आ गया कि रोबोटिक्स का प्रयोग छात्रों की इंजीनियरिंग शिक्षा में प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके लिए गणित, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों को रोमांचक कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें ई यंत्र ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर आधारित होते हैं। खासकर कहेंगे ये प्रोजेक्ट क्या बनाता है? प्रोजेक्ट बनाता है शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर आधारित है। ठीक है, ये भी आप समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट की बात करें कि इसमें IIT द्वारा विकसित खास करके कोर कौशल देखे जा सकते हैं। परियोजना खासकर बहुत सारी चीज़ें आपको ई यंत्र पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, IIT बेंगलुरु के द्वारा जो है उपलब्ध कर पाया जाएगा। चलिए ई यंत्र के बारे में आपने देख लिया।
अब आता है बाद में कि कैसे हम इस चीज़ को, ई आचार्य का नाम आपने सुना होगा, ई कल्प का नाम सुना होगा, तो मैं आपको वही बता देता हूँ ये क्या होता है। ई आचार्य, ई आचार्य क्या होता है? ई आचार्य वो देख लीजिए, क्योंकि ई यंत्र जब पूछ लिया तो ई आचार्य भी पूछ सकता है आपसे। ई आचार्य होता है, ये भी इसकी जो पहल है शुरुआत की, जिसको पोर्टल बोलते हैं हम, NMEICT। तो आपने क्या देखा, ई आचार्य के बारे में, NMEICT। ये एक बात मैं बताऊं कि इसका जो ऊपर में भी मैंने लिखा था, इसका मैं बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके द्वारा जो है क्या किया गया था, इसको इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल कहा जाता है। ये पता है, जो NMEICT ई कंटेंट पर आधारित भंडार है, आपको पता ही है। NMCT के अंतर्गत उत्पादित सारी सामग्री जो होते हैं इसके डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म पर सेंटर पर आपको गांधीनगर में रखी जा रही है। ये आपको मैं बता दूँ उपलब्धता के तौर पे। तो इसका जो है ना, ये गांधीनगर में आपको मिल जाता है। डिजिटल सामग्री के संरक्षण के लिए जो है मानक मेटा डेटा स्कीम द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। संरक्षण के लिए डिजिटल संरक्षण के लिए आपको क्या है कि मानक जो है ना, मेटा डेटा स्कीम के द्वारा किया जाता है इसका। दूसरी बात, आप कहेंगे सर इसका डेटा कहाँ से उपलब्ध होता है, मतलब कहाँ से सामग्री आता है, कंटेंट कहाँ से आता है? तो ये जो सामग्री है, ये सामग्री कहाँ से आती है? ये NCERT के द्वारा आती है। सामग्री उपलब्धता की गारंटी कौन देता है? NCERT के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं ई कल्प। क्या देखते हैं? मैं पुनः बता रहा हूँ मित्रों, आप सभी क्या करना कि इसका जो है ना, निश्चित तौर पे मतलब आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए तमाम सब्जेक्ट का, तभी का आप जाके काम कर पाएगा। मैं पुनः बताऊं कि ई कल्प क्या होता है। ई कल्प के लिए जानकारी के तौर पे मैं बता दूं कि MHRD के द्वारा, MHRD या यूँ कहे कि NMEICT, अब जस्ट अभी मैंने फुल फॉर्म आपको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की पहल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये भारत में डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग पर्यावरण बनाता है। क्या बनाता है? ये डिजिटल लर्निंग पर्यावरण बनाता है। ठीक है, ओके। अब इसका अगर बात करेंगे कि सर उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस ई कल्प बनाने का, तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे बात करेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि इसका सबसे पहला तो कि डिज़ाइन पर ई लर्निंग कार्यक्रम और डिजिटल ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध करना। डिजाइन पर खासकर ई लर्निंग कार्यक्रम, ठीक है, उपलब्ध करवाना। दूसरा बात आता है कि शिल्प के क्षेत्र में, क्योंकि शिल्प है ना, तो शिल्प क्षेत्र सहित जो है ना, डिजिटल डिजाइन संसाधन डेटाबेस, डिजिटल डिजाइन संसाधन डेटाबेस या डेटाबेस के डिजिटल डिजाइन डेटाबेस की बात आ रही है, डेटाबेस के बारे में बात हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है कि आईसीटी के माध्यम से, जो एक होता है ना आईसीटी के माध्यम से जो है, माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन के उत्पादों को के लिए डिजाइन करना। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन के उत्पादों को
उत्पादों के लिए क्या करना है, डिजाइन करना है, डिजाइन। कुल मिलाकर आपने क्या देखा, ई कल्प के तमाम चीज़ों को आपने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ई विद्वान क्या है। क्या देखना, ई विद्वान। ई विद्वान क्या होता है ये समझिए। ई विद्वान के बारे में, यह खास करके इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित होता है। क्या किससे संबंधित है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित है। ओके। तथा खास करके अगर बात करेंगे आप तो NMEICT से इसको वित्तीय सहायता के साथ विशेषज्ञ डेटाबेस और राष्ट्रीय शोधकर्ता आदि के रूप में सहायता मिलती है। NMICT के द्वारा जो क्या दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय सहायता, और दूसरा शोधकर्ता के तौर पे, शोधकर्ता के लिए डेटाबेस उपलब्ध होता है। समझ में आ गया। खासकर उद्देश्य की बात करेंगे कि सर उद्देश्य क्या है इसका, ई विद्वान का उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य जानना सबसे जरूरी है ना। तो अगर उद्देश्य की बात करें, सबसे पहला उद्देश्य इसका होता है कि भारत और विदेशों में, भारत और विदेशों में क्या करना है कि जो अग्रणी अकादमिक है, एक इंस्टीट्यूशंस है, अग्रणी अकादमी और अनुसंधान विकास संगठन, जिसको कह सकते हैं रिसर्च सेंटर, कहिए ना, रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, में काम करने वाले वैज्ञानिकों, शिक्षकों और अनुसंधान वैज्ञानिकों के उसके जो प्रोफाइल होते हैं इकट्ठा करना। रिसर्च सेंटर द्वारा जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, ठीक है, शिक्षकों का प्रोफाइल इकट्ठा करना। आप भी समझ गए होंगे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो क्योंकि नाम ही है विद्वान, तो विद्वान जैसे काम करेगा। खासकर देश में सहयोगियों, वित्त पोषण एजेंसी, नीति निर्माताओं और अनुसंधान विद्वानों को जानकारी प्राप्त करवाना तो है ही, ये तो रहता ही है। उसके बाद लेखों और शोध प्रस्ताव को, लेख और शोध प्रस्तावों की समीक्षा क्या करना है, समीक्षा के लिए सहकर्मी समीक्षकों की पहचान करना। ठीक है, समीक्षा के लिए सहकर्मी की पहचान। ठीक है, फिर वैज्ञानिकों के बीच सूचना आदान प्रदान, नेटवर्किंग के अवसर पैदा करना। वैज्ञानिकों के लिए क्या करना है, सूचना आदान प्रदान, आदान प्रदान और क्या करना, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के अवसर पैदा करना। ठीक है, आपने समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंतर्गत, नेक्स्ट आता है केंद्रीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आता है, या साक्षात पोर्टल भी कह सकते हैं, साक्षात पोर्टल। ये क्या होता है साक्षात पोर्टल, साक्षात पोर्टल होता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय काल में ही राष्ट्रीय शिक्षा विभाग विकास का स्तंभ, महत्वपूर्ण स्तंभ रहा था। 11वीं खासकर 5 ईयर प्लान के समय में किसके लिए था, राष्ट्रीय शिक्षा विकास के लिए था। ठीक है, राष्ट्रीय मिशन इस पोर्टल के जरिए प्रत्येक भारतीय को निःशुल्क शिक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाता था। निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना,
ठीक है। मिशन की दूसरी चुनौती यह होती थी कि कम लागत पर खासकर ऐसा यथोचित एक्सेस उपकरण विकसित करना जिसकी बिजली की भी बहुत कम खपत हो। साक्षात पोर्टल में जो शैक्षिक संसाधन, छात्रवृत्ति, टेस्टिंग, उच्च उपलब्धता और चर्चा संवाद के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाते थे। कुल मिला के यही है कि कंटेंट के लिए जानने की इच्छा में कई सारे कंटेंट आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाता था। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि कुल मिलाकर के हम लोगों ने इस कड़ी में कई सारे ऐसे चीज़ों को देखने की कोशिश की और कई सारे और भी भारत में न्यू डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं जिसको हम लोग को जानना क्या है, ज़रूरी है। हर वो चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा, आपका एग्ज़ाम में कभी भी अगर प्रश्न आता है आपके सामने किसी भी प्रकार के साक्षात पढ़ने से, मान लो ई यंत्र आया था 2024 में, दिसंबर 24 में आ गया था, तो आपके पास अगर जानकारी नहीं रहेगा तो फिर आप बना नहीं पाएंगे ना। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी कंटेंट को, कोई भी चीज़ों को लेकर के, साक्षात पोर्टल हो गया या यूँ कहे कि ई विद्वान पोर्टल है, ई कल्प पोर्टल है, ई आचार्य है, ई यंत्र है, तो हर चीज़ के बारे में कंटेंट को लेकर के आपके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप मेरे साथ कंटिन्यू काम करते हैं। आईसीटी में 2-3 लेक्चर और होगा, उसके बाद आईसीटी को क्या करेंगे, बवाई बोलेंगे, क्योंकि आईसीटी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर नए डिजिटल इनिशिएटिव कई सारे होते हैं ना, जो न्यू गवर्नमेंट के द्वारा हो या उससे पुराने वाले हो, पूछे जाने की संभावना होती है। इसीलिए आप लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, अपने साथियों को भी बताइए कि इस तरह से डिजिटल कंटेंट हमारे पास है जो नेट JRF की पूरी टीम दे रही है, खास करके पेपर 1 के लिए। तो आप इसका कोई कंपेयर ही नहीं है। आप कहीं भी जाकर के देखेंगे ऐसा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलता है। आपको बड़े बड़े टीचर नहीं देंगे, इतने खासकर इतने पैसे चार्ज करते हैं, तब जाके ऐसा कंटेंट नहीं बना पाता है। ठीक है, जाइए मस्त कीजिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप सफलता लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।